ऑल राइट, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? पेज नंबर बताइए कोई मुझे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, जहां हम कल पढ़ रहे थे। 250, 252। ऑल राइटी, ओके। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने कल क्या पढ़ा था कि लोगों को किसी एक सॉलिड इंस्ट्रूमेंट की जरूरत थी। किस चीज के लिए? क्रेडिट ट्रांजैक्शन में एक गारंटी चाहिए थी कि अगर मैंने किसी को माल उधारी पे बेचा है तो किसी भी सूरत में एक तय समय में मुझे मेरा पैसा क्या मिलेगा? वापिस मिलेगा। चेक एक इंस्ट्रूमेंट है। चेक एक क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, बट वो उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है। फिर कब कल किसी ने मुझे सवाल नहीं पूछा कि सर डिमांड ड्राफ्ट का उपयोग क्यों नहीं करते? डीडी जिसको हम बोलते हैं, कि अगर चेक पे ट्रस्ट नहीं है तो व्हाई नॉट टू यूज द डिमांड ड्राफ्ट? बोलो भाई, चेक और ड्राफ्ट दोनों चीजें चलती ना। अब चेक क्या है? एक पोस्टपेड इंस्ट्रूमेंट है। आप आज चेक दे सकते हो, भले आपके पास पैसा हो चाहे ना हो। पर क्या आप डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हो क्या अगर आपके पास आज पैसा ना हो तो? नहीं दे सकते। डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए पहले बैंक में पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है और फिर बैंक आपके नाम से क्या बनवाता है? डिमांड ड्राफ्ट बनवाता है। तो डिमांड ड्राफ्ट इज एज गुड एज अ कैश, और इसको बोलते हैं बैंकर्स चेक। क्या बोलते हैं? बैंकर्स चेक। डिमांड ड्राफ्ट कौन इशू करता है? बैंक इशू करता है। तो पैसे देने की गारंटी किसकी होती है? बैंक की। और बैंक डिमांड ड्राफ्ट तभी इशू करेगा जब आपके अकाउंट में क्या होंगे? पैसे होंगे। तो फिर अगर आपके अकाउंट में पैसे है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन का तो सवाल आता ही नहीं है। फिर आप उधारी में क्यों खरीदो? कैश में ही खरीदेंगे ना। तो दिक्कत तो ये है कि हमें ट्रांजैक्शन करना है क्रेडिट पे। किस पे करना है? क्रेडिट पे। चेक थोड़ा सा वीक इंस्ट्रूमेंट है। डिमांड ड्राफ्ट जो है वो तो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, वो तो अपने आप में क्या है? एक कैश इंस्ट्रूमेंट। इसलिए जरूरत पड़ी किसकी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। आइए देखते हैं फिर नेसेसिटी क्या थी। यहीं पे रुके थे हम कल। Commercial practice has flourished to treat bill of exchange and promissory notes as a valuable instrument of credit to an extent that when a written promise is made in a proper form and on a proper stamp paper। देखो, दुनिया में पहले कैश ट्रांजैक्शन ही चलते थे। उसके बाद एक प्रैक्टिस फ्लोरिश हुई, एक लोगों की आदत बढ़ती चली गई। क्या? यू एक्सेप्ट करने की बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में खासियत क्या थी? ये तो एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है या तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट है, साथ ही एक रिटर्न प्रॉमिस है। मतलब सिर्फ ओरली बोल दिया कि मैं पैसा दूंगा, ऐसा नहीं है। ये रिटर्न प्रॉमिस है। उसमें भी एक उसका प्रॉपर फॉर्म है। ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से आगे पीछे अपनी भाषा में जैसे भी कुछ भी लिख दिया तो चलेगा। एक प्रॉपर फॉर्म में है, और वो भी होना चाहिए प्रॉपर किस पे? स्टैम्प पेपर पे। अब स्टैम्प पेपर पे कोई चीज लिख के दे रहा है तो मतलब उसकी तो वैलिडिटी ज्यादा है कि नहीं है? है ना। इट इज अंडरस्टूड दैट कस्टमर हैज डिस्चार्ज हिज डेब्ट। तो अगर कस्टमर आपको चेक की जगह पे क्या देता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज देता है, तो ये मान लो कि कस्टमर हैज डिस्चार्ज हिज डेट एंड सेलर हैज रिसीव्ड द पेमेंट। अब इसमें बहुत ही ज्यादा कोई इशू ना आए, जैसे कि पैसा देने वाला इंसॉल्वेंट हो जाता है, जिसको पैसा देना है वो दिन तारीख या ड्यू डेट आते आते क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट। तो ही एक संभावना बनती है कि आपको आपका पैसा ना मिले। इन एनी अदर केस ये बात पक्की है कि बायर ने पैसा दे दिया और सेलर को पैसा मिल गया। ऑल्सो दीज रिटर्न प्रॉमिस आर एक्सेप्टेड बाय बैंक। ये जो रिटर्न प्रॉमिस है जहां पे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को वादा करता है। मिस्टर वाई कौन है? मिस्टर वाई है सेलर या क्रेडिटर। मिस्टर एक्स कौन है? बायर या डेटर। कौन किसे प्रॉमिस कर रहा है पैसे देने का? डेटर प्रॉमिस कर रहा है क्रेडिटर को कि मैं आपको क्या दूंगा? पैसा। अब इन दोनों के बीच में बैंक एंड ऑल्सो द रिटर्न प्रॉमिस इज एक्सेप्टेड बाय बैंक एंड मनी इज एडवांस्ड अगेंस्ट इट। बहुत ही क्रूशल और जबरदस्त चीज है। अब मैं इसका मतलब थोड़ा सा समझाता हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम इसको करेंगे, पर इसका मतलब मैं समझा देता हूं। क्या होता है कि एक स्टैम्प पेपर पे
मिस्टर एक्स ने ये लिख के दिया कि मैं मिस्टर वाई को 3 महीने बाद क्या दूंगा, 1 लाख रुपया दूंगा। ये क्या है, एक प्रकार का प्रॉमिस है। इसी को हम क्या बोलेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कौन किसे प्रॉमिस कर रहा है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को प्रॉमिस कर रहा है, वो भी स्टैम्प पेपर पे, एक प्रॉपर फॉर्म के अंदर, कि 3 महीने बाद मैं आपको कितना रुपया दूंगा, 1 लाख। और ये इतना सॉलिड प्रॉमिस है, इतना स्ट्रॉन्ग क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है कि बैंक भी इस रिटर्न प्रॉमिस को एक्सेप्ट करता है और मनी एडवांस करता है। अब मुझे बताइए, 3 महीने बाद एक्स और वाई में से पैसे किसको मिलने वाले हैं, वाई को। पर वाई को वो पैसे लेने के लिए कितने महीने रुकना पड़ेगा, 3 महीने। उससे पहले मिलने वाले हैं क्या, नहीं। पर वाई के लिए गारंटी क्या है कि पैसा पक्का मिलेगा, ये उसको गारंटी है। तो वाई को क्या हुआ कि ये बिल उसके हाथ में जब आया, प्रॉमिस उसके हाथ में आया, जो दिया था एक्स ने, या किया था प्रॉमिस किसने, एक्स ने, वो प्रॉमिस किसके हाथ में आया, वाई के। अब वाई को तो ये पता है 3 महीने बाद मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब उस प्रॉमिस में लिखा क्या था, उसमें वाई का नाम नहीं लिखा था। उसमें क्या नहीं लिखा था, वाई का नाम नहीं लिखा था। एक्स ने एक कागज बनाया और उस कागज पे लिखा, आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे द होल्डर या बेयरर, जो जिसके हाथ में ये बिल रहेगा उसको हम क्या नाम देंगे, बियरर। मतलब इफ यू बेयर दिस डॉक्यूमेंट, आई प्रॉमिस टू पे टू द बियरर ए सम ऑफ ₹1 लाख। आज अगर 1 जनवरी है, ऑन 31 मार्च 2021, 3 महीने बाद। मतलब एक्स अपने प्रॉमिस में वाई का नाम लिख रहा है क्या, नहीं। एक्स अपने प्रॉमिस में क्या लिख रहा है, ये दस्तावेज, ये कागज, ये स्टैम्प पेपर जिसके भी हाथ में रहेगा, मैं उस व्यक्ति को 3 महीने बाद कितना रुपया दूंगा, 1 लाख रुपया दूंगा। अब मुझे बताओ, अगर मिस्टर वाई को किसी को आज 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है, उसने, अगर मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को क्रेडिट पे माल बेचता है, तो मिस्टर वाई मिस्टर जेड से क्रेडिट पे माल खरीदता भी तो होगा ना। एक बिजनेसमैन अगर क्रेडिट पे माल बेचता है तो वो साथ ही साथ क्रेडिट पे गुड्स को परचेज भी तो करता है। अब मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड से गुड्स खरीदे और मिस्टर वाई को अब मिस्टर जेड को 3 महीने बाद कितने रुपए देने हैं, 1 लाख। तो क्या ये वाला कागज, ये वाला कागज जिसमें प्रॉमिस लिखा है मिस्टर एक्स का, कि ये कागज जिसके भी पास रहेगा उसको मैं 3 महीने बाद कितने पैसे दूंगा, 1 लाख, क्या वो कागज मिस्टर वाई मिस्टर जेड को दे सकता है क्या, दे सकता है ना। तो मिस्टर जेड को भी तो गारंटी हो जाएगी कि मेरे हाथ में कागज है, जो भी हो मिस्टर एक्स, भले वो उसे पहचानता हो या ना पहचानता हो। पर एक स्टैम्प पेपर पे किसी व्यक्ति ने वचन लिख के दिया है, प्रॉमिस लिख के दिया है, तो मिस्टर जेड को कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या वो लेने में। क्या मुझे बताइए, चेक में ये सुविधा आपके पास उपलब्ध होती है क्या। अगर आपने मुझे चेक दिया तो उस पर मेरा नाम लिखते हो क्या, पे टू मिस्टर दिनेश वडेरा, ये लिखते हो कि नहीं लिखते हो। अब अगर मुझे गंगा वडेरा को कोई पेमेंट करना है, तो क्या मैं ये चेक गंगा वडेरा को दे सकता हूं क्या, सवाल ही नहीं आता। बैंक उसको पैसा देगा ही नहीं, क्योंकि उस पे नाम किसका लिखा हुआ है, दिनेश वडेरा का। तो बैंक पैसा भी किसको देगा, दिनेश वडेरा को, वो भी प्रोवाइडेड कि मुझे चेक देने वाले व्यक्ति के खाते में उस दिन बैलेंस होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। पर बिल में यह दिक्कत नहीं आती। अगर मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड से भी उधारी में माल खरीदा, तो मिस्टर वाई क्या कर सकता है, ये जो एक्स से आया हुआ प्रॉमिस है, ये किसे एंडोर्स कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है मिस्टर जेड को। मैंने एक नया वर्ड यूज किया, उसको नाम क्या दिया, एंडोर्स करना। इसी को आप बोल सकते हो ट्रांसफर करना। एंडोर्स करने को ही आप क्या बोल सकते हो, ट्रांसफर। अब मुझे बताइए, इसमें किसके लिए क्या असेट है और किसके लिए क्या लायबिलिटी है। अगर मिस्टर एक्स को पैसे देने हैं मिस्टर वाई को, तो मिस्टर एक्स के लिए जो बिल है वो लायबिलिटी है कि असेट है, लायबिलिटी। तो मिस्टर बी उसे बोलेगा बिल पेएबल। क्या बोलेगा, बिल पेएबल, क्योंकि इसके लिए वो क्या है, एक लायबिलिटी है। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को पैसे लेने हैं, रिसीवेबल है, तो मिस्टर वाई के लिए ये एसेट है या लायबिलिटी है, एसेट है। तो मिस्टर वाई उसको पुकारेगा क्या, बिल रिसीवेबल। और अपना एसेट, किसका एसेट, मिस्टर वाई अपना एसेट किसी को भी दे सकता है। अरे भाई ये फोन मेरा एसेट है क्या मैं मेरी मर्जी से आपको दे सकता हूं क्या,
दे सकता हूं ना, कोई रोक टोक है क्या? नहीं। तो ये जो दस्तावेज है, ये जो कागज है, ये मेरे लिए एसेट है। इसका नाम क्या रखा मैंने? बिल रिसीवेबल। मिस्टर एक्स के लिए वो क्या है? लायबिलिटी। उसने उसका नाम क्या रखा? बिल्स पेएबल। तो हर बिल एक व्यक्ति के लिए पेएबल होता है, तो एक व्यक्ति के लिए रिसीवेबल होता है। एक व्यक्ति की लायबिलिटी होती है तो किसी और व्यक्ति की एसेट होती है। अब अगर मिस्टर वाई ने ये वाला ही बिल रिसीवेबल ट्रांसफर कर दिया या एंडोर्स कर दिया, किसे? मिस्टर जेड को, चलेगा? अब और एक दिक्कत है इसमें, मतलब एक और ट्विस्ट है, दिक्कत नहीं है। अब मिस्टर वाई को बिल मिला 1 जनवरी को, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं धारक को 3 महीने बाद 1 लाख रुपया अदा करने का वचन देता हूं। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ ₹1 लाख एट द एंड ऑफ 3 मंथ ऑन 31 मार्च। अब मिस्टर वाई को क्या हुआ, 1 जनवरी को जब बिल मिला तो लगेज 7 दिन बाद या 10 दिन बाद, 10 जनवरी को मिस्टर वाई को कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई। मिस्टर वाई को कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई। अब मिस्टर वाई चिंता में है कि यार पैसे तो मेरे पास आने वाले हैं, कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। मेरी बात को ध्यान से समझो। मिस्टर वाई ये सोच रहा है कि पैसा तो गारंटेड आने वाला है, पर कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। पर मुझे जरूरत कब है? आज, अभी, इसी वक्त। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरी पैसों की जरूरत क्या हो जाए, पूरी हो जाए? अब आप मुझे बताइए कि अगर मिस्टर वाई वो बिल लेके आपके पास आता है, आपके पास, और ये बोलता है कि सुनो भाई, स्टैम्प पेपर पे मेरे पास लिखा हुआ एक्स का प्रॉमिस है, एक्स की साइन है उस पे, एक्स 31 मार्च को कितना रुपया देने वाला है? 1 लाख। किसे देगा? बियरर को। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है, स्टैम्प पेपर है, दस्तावेज है, ये जिसके भी हाथ में रहेगा उसको मिस्टर एक्स कितना रुपया देने का वादा कर रहा है? 1 लाख। क्या उसका वादा हवा हवाई है या उसके पीछे अच्छा खासा बैकअप है? अच्छा खासा बैकअप है। एक बैंक भी उसमें क्या है? इन्वॉल्व है, जिसने मिस्टर एक्स को ये फैसिलिटी दी है कि आप ऐसा वादा कर सकते हो। और बैंक फोकट में तो आपको पावर नहीं देगी ना ऐसा प्रॉमिस करने की। बैंक के पास उसके बदले में प्रॉपर्टी है, मॉर्गेज है, कुछ ना कुछ तो उसकी औकात होगी ना, कि बैंक उसको बोल रहा है कि आप जाके सामने वाले को क्या कर दो, प्रॉमिस कर दो कि मैं आपको कितना रुपया दूंगा? 1 लाख रुपया दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मिस्टर वाई आपके पास आता है और आपको बोलता है कि मेरे पास एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है, जिसके तहत 31 मार्च को मुझे कितने रुपए मिलने वाले हैं? 1 लाख। और पर मुझे आज पैसों की जरूरत है। आपने क्या करना चाहिए? दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? मिस्टर वाई को दे सकते हैं और बोलेंगे कि ये कागज मुझे दे दे, मैं तुम्हें क्या देता हूं? पैसे। कितने पैसे दोगे? 90,000 और समथिंग। पर 1 लाख दोगे क्या? नहीं, क्योंकि आपका पैसा आज जा रहा है, आपको मिलने वाला कब है? 3 महीने बाद। तो कहीं ना कहीं आप दान धर्म करने के लिए बैठे हो क्या? तो आप बोलोगे पैसा देता, पर इंटरेस्ट लूंगा। क्या लूंगा? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट पहले पैसा दिया जाता, बाद में लिया जाता, तो इसको क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट। यहां हम 1 लाख में कुछ डिस्काउंट करके सामने वाले को पैसा देंगे। तो मान के चलो 5,000 का हमने क्या काट लिया? डिस्काउंट। तो मिस्टर वाई को आप बोलो मैं आपको आज 95,000 देता, ये बिल मुझे दे दो। आपने 95 दे दिए। 3 महीने बाद आपके हाथ में कितना आएगा? 1 लाख। मतलब आपकी अर्निंग कितनी हो गई? 5,000। तो आपको कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है क्या? आप तो लैंडलॉर्ड, पैसा वाला, धनवान, साहूकार इंसान हो। आपका तो काम ही है 10 रुपए देना और 12 रुपए लेना। यहाँ 95 रुपीज दे रहे हो और 100 रुपीज ले रहे हो। 95,000 दे रहे हो और 1 लाख रुपीज ले रहे हो। क्या प्रॉब्लम है आपको? अब बैंक क्या बिजनेस करता है? यही तो बिजनेस करता है। 50 रुपए देता है, 55 रुपए लेता है। यही तो उनका बिजनेस है ना। तो अगर मिस्टर वाई आपके पास आने की बजाय चला जाता है अपने बैंक के पास, तो बैंक को वो कागज दिखाता है जिसका नाम क्या है? बिल रिसीवेबल, जिसपे किसकी साइन है? मिस्टर एक्स की, है ना। और अगर वाई अपने बैंक को ये बोलता है कि मुझे सर आज पैसों की जरूरत है, मिस्टर एक्स तो देने ही वाला है, आप मुझे आज कुछ पैसे दे सकते हो क्या? तो बैंक को क्या दिक्कत होनी चाहिए? जब अगर आपको दिक्कत नहीं है, आपको पता है कि पैसा गारंटी से मिलने वाला है, तो बैंक का तो भले आपका बिजनेस हो ना हो लोगों को पैसे देना, भले आपका बिजनेस लोगों को पैसे देना हो ना हो, पर बैंक का मेन बिजनेस ही क्या है? लोगों को पैसे देना और क्या कमाना?
इंटरेस्ट कमाना। तो बैंक बोलेगा हम डिस्काउंट काटेंगे इस पे, पूरा 1 लाख रुपए देंगे नहीं, हम 4,000 रुपीज क्या काटेंगे इस पे, डिस्काउंट काटेंगे। चलेगा क्या बोलो? तो हम आपको आज 96,000 देते, बदले में बैंक मिस्टर एक्स से कितना रुपया लेगा, 1 लाख। तो यहां क्या लिखा है, मोरेवर the instrument is being sorry also these return promises are accepted by bank and money is advanced against it। अगर आपके पास ऐसा बिल है तो इसके अगेंस्ट बैंक आपको क्या देता है, एडवांस मनी भी देता है। मुझे बताइए क्या चेक के अगेंस्ट बैंक आपको कभी एडवांस मनी देता है क्या? कभी नहीं देता। तो चेक और बिल में डिफरेंस है या नहीं है? मोरेवर द इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब इस पे और एक बार हाईलाइट करो, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब व्हाट इज निगोशिएबल, जो चीज एक हाथ से दूसरे हाथ ट्रांसफर की जा सकती है बिना किसी दिक्कत के, बिना उसकी वैल्यू में कोई चेंज आए, उसको बोला जाता है क्या, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मुझे बोलो आपके पास 2,000 रुपए की नोट है आपके हाथ में, अभी अभी चैताली ने मुझे पैसे दिए, बराबर है? क्या चैताली के हाथ से वो पैसा मेरे हाथ में आने पे सेकंड हैंड हो गया क्या? क्या उसकी कीमत कम हो गई क्या? नहीं। तो ऐसा कोई भी एसेट, ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी चीज जो एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर हो सकती है पर उसकी कीमत कम होती नहीं है, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं क्या, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एंड कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो मिस्टर वाई चाहे तो मिस्टर जेड को भी दे सकता है, और मिस्टर वाई चाहे तो आपको भी दे सकता है, मिस्टर वाई चाहे तो अपने बैंक को भी दे सकता है। इसलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या बोला जाता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो इसकी जरूरत क्या थी, ये सब इसकी नेसेसिटी, कि आपका क्रेडिट प्रैक्टिस फ्लोरिश होना चाहिए, आपको एक्सचेंज में एक प्रॉमिस मिलना चाहिए जो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट होना चाहिए, ये रिटर्न प्रॉमिस होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, प्रॉपर स्टैंप में होना चाहिए, ये माना जा रहा था कि कस्टमर ने पैसा दे दिया और सेलर को पैसा मिल गया। ये प्रॉमिस आपके साथ साथ बैंक को भी एक्सेप्टेड होना चाहिए, आप उसको एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर भी कर सकने चाहिए। अब ऐसे एक चीज की बड़ी जरूरत थी क्योंकि व्यापार बढ़ रहा था, ट्रांजैक्शन बढ़ रहे थे, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी बढ़ रहे थे, और लोगों को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि चेक एक फुल प्रूफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसके जगह पे कुछ ज्यादा सुविधाजनक, ज्यादा अच्छा और ज्यादा फ्लेक्सिबल ऐसी कोई चीज हमारे पास होनी चाहिए। वो कमी किसने दूर कर दी फिर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक व्यक्ति के लिए बिल पेएबल होता है तो एक व्यक्ति के लिए बिल रिसीवेबल होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मीनिंग क्या है, इसके लिए एक कानून है जिसका नाम है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। जब अंग्रेज हमारे पे राज करते थे तब भी, उसी समय बहुत सालों पहले अंग्रेजों ने एक कानून बनाया जिसका नाम क्या था, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। states that negotiable instrument means a promissory note। negotiable instrument मतलब क्या रहेगा, एक promissory note। आपके जेब में जो करेंसी है ना, अगर है 100, 500, 1000 की नोट, तो वो भी क्या है, एक प्रॉमिसरी नोट है। उस पर क्या लिखा हुआ है, मैं धारक को 2,000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये वचन कौन किसको दे रहा है, बैंक दे रहा है, किसको, आपको। 11th के इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक पढ़ा था हमने, क्या, मनी नाम का, बराबर है ना? वैसे तो वो कागज है, उस 2,000 की नोट पे कल प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए और वहां पे एक जीरो ज्यादा छप जाए तो वही नोट कितने की कहलाएगी, 20। क्या उस कागज को कोई वैल्यू है क्या, नहीं। वैल्यू किसको है, उस पे लिखे गए प्रॉमिस को। और ये प्रॉमिस आपको कौन कर रही है, आपकी सरकार कर रही है। पहले के जमाने में ये प्रॉमिस कौन किया करता था, राजा किया करता था। तो हम तो अपने सरकार पे और अपने राजा पे विश्वास करते हैं। अंग्रेजों के जमाने में ये प्रॉमिस कौन दिया करता था, अंग्रेज सरकार दिया करती थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक कानून के हिसाब से जो कहता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रॉमिसरी नोट्स या बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक पेएबल आइदर टू ऑर्डर और बियरर। दो चीजें होती है, चेक हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, या आप ऑर्डर पे पेएबल कर सकते हो, मतलब जिसका नाम लिखा है उसी को दो।
जिसका नाम लिखा है उसी को दो। अगर चेक पे नाम लिखा है कि पे टू दिनेश वडेरा, तो पैसा किसको मिलेगा? दिनेश वडेरा को ही मिलेगा। उसी तरह अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे भी अगर नाम लिखा है पे आई प्रॉमिस टू पे टू दिनेश वडेरा 1 लाख रुपीज ऑन 31 मार्च, तो एक्स को नहीं, वाई को नहीं, जेड को नहीं, बैंक को नहीं, पैसा किसको मिलेगा? दिनेश वडेरा। या फिर ऐसा ना लिखते हुए वहां पे क्या लिख दो? बेयरर लिख दो। मतलब अब बात ही खत्म हो गई। अब दिनेश हो, सुरेश हो, महेश हो, खुशी हो या चैताली हो, जिसके भी हाथ में वो दस्तावेज, वो बिल या वो चेक रहेगा, उसको क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या बोलता है? क्या है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? कोई भी प्रॉमिसरी नोट, कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज या कोई भी चेक, ये अपने आप में एक क्या है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिसका पैसा दिया जा सकता है टू ऑर्डर, मतलब जिसका नाम लिखा है उसको, जिसको लिए मैंने ऑर्डर दिया है कि इसको पैसा देना, उसी को मिलेगा। या किसको मिलेगा? बियरर। अब एक और बात बता दो, जब मिस्टर एक्स ने यह वादा किया कि मैं आपको पैसे दूंगा, तो मिस्टर एक्स के लिए लायबिलिटी है। पर जब ड्यू डेट आएगा उसका, ड्यू डेट मतलब 31 मार्च, उस तारीख को आपको वो बिल लेके मिस्टर एक्स के पास जाना है कि उसकी बैंक के पास जाना है? सीधे उसके बैंक के पास चलेगा। उसका बैंक आपको क्या कर देगा? पेमेंट कर देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटर्न अक्नॉलेजमेंट। अक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है सम्मति पत्र। अक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? स्वीकृति, सम्मति। स्वीकृति देते हैं ना अपन किसी चीज को, सम्मति देते हैं, उसी को इंग्लिश में बोला जाता है अक्नॉलेज करना। क्या करना? अक्नॉलेज। द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटर्न अक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। कर्जे की एक लिखित स्वरूप में दी गई स्वीकृति है कि मेरे पे ये कर्जा है और मैं इस कर्जे को देना लगता। एंड ऑल्सो अ प्रॉमिस टू पे द डेट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ अ बिल। अब हर बिल में अपनी टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है, जैसे कि कौन से तारीख को, कौन से दिन में, कितने रुपए, किस स्वरूप में और किसको दिए जाएंगे। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज जनरली ड्रॉन बाय द क्रेडिटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हाईलाइट करना। A bill of exchange is generally drawn by the creditor on his debtor and should be accepted by the debtor। अब इसका मतलब मैं समझाता हूं। अब होगा क्या, देखो, मेरी बात के सही सवालों के जवाब देना, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। एक है मिस्टर वाई, ये सेलर है। एक है मिस्टर एक्स, ये बायर है। एक सेलर है और एक क्या है? बायर। कौन किसे माल बेचेगा? मिस्टर वाई गुड्स बेचेगा। किसको? मिस्टर एक्स को। गुड्स बेच के साथ में अपना इनवॉइस भी इशू करेगा। अरे भाई, अगर वो माल बेच रहा है तो साथ में क्या देगा? बिल भी देगा। देगा कि नहीं देगा? अब बदले में मिस्टर एक्स उसे कैश दे सकता है, चेक दे सकता है, या क्या दे सकता है? बिल दे सकता है। पर इस बिल को ड्रॉ कौन करेगा? मिस्टर वाई ही ड्रॉ करेगा। तो मिस्टर वाई क्या लेगा? एक स्टैम्प पेपर लेगा। मिस्टर वाई क्या लेगा? स्टैम्प पेपर। इसमें मिस्टर वाई क्या लिखेगा? आई मिस्टर एक्स। देखो, कौन लिख रहा है इस चीज को? मिस्टर वाई लिख रहा है। वाई कौन है? क्रेडिटर है या सेलर है? वो खुद ही लिख रहा है एक स्टैम्प पेपर पे कि आई मिस्टर एक्स प्रॉमिस टू पे टू बियरर ₹1 लाख ऑन 31 मार्च। ऐसा मैंने खुद ही लिखा स्टैम्प पेपर पे। और अब मैं क्या करूंगा, वो जो माल बेचा है उसका बिल, वो स्टैम्प पेपर पे जो लिखा है आई मिस्टर एक्स, मैं वाई हूं, पर मैं खुद लिख रहा हूं कि मैं मिस्टर एक्स वादा करता हूं कि 31 मार्च को कितना रुपया दूंगा? 1 लाख रुपया। उसके बाद मैं एक स्टेपलर उठाऊंगा, ऊपर मेरा इनवॉइस, नीचे ये प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको करूंगा स्टेपल। किसके पास भेजूंगा? मिस्टर एक्स के पास। किसके पास भेजूंगा? मिस्टर एक्स के पास। उसको बोलूंगा कि देख भाई, मैंने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है। मैंने क्या ड्रॉ किया है? अब ड्रॉ मतलब कौन? जो इस पूरे पेज पे, स्क्रीन पे ये जो हरा नीला पीला कलर दिख रहा है, ये जो टेक्स्ट लिखा दिख रहा है, ये किसने ड्रॉ किया है? मैं। तो मैं कौन हूं? ड्रॉवर हूं ना। मैं कौन हूं? ड्रॉवर। अब मैं क्या करूंगा, बिल, जो माल बेचने का बिल है, सेल्स इनवॉइस, और ये मेरा ड्रॉ किया हुआ बिल, इसको स्टेपल करूंगा और किसके पास भेजूंगा? एक्स के पास। और उसे बोलूंगा इस पे क्या कर? साइन कर, कि मैं वादा कर रहा हूं
कि मैं वादा कर रहा हूं कि मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। कब? 31 मार्च। अब जैसे ही उसने वहां पे साइन की, किसने साइन की? एक्स ने। तो माना जाएगा कि एक्स ने इस बिल को एक्सेप्ट किया। एक्स ने इस बिल को क्या किया? एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया मतलब उसने मान लिया कि मुझे क्या देने हैं आपको? पैसे देने। तो बताइए यहां पे दो पार्टी है, एक जो बिल को ड्रॉ करता है और एक जो बिल को एक्सेप्ट करता है। जो ड्रॉ करता है उसको ड्रॉवर बोला जाता है, जो ड्रॉ करता है उसे ड्रॉवर बोला जाता है, और जो एक्सेप्ट करेगा उसे ड्रॉवी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ड्रॉवी। तो ड्रॉवर कौन होता है? सेलर या क्रेडिटर। अरे भाई मेरे को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, पैसा किसको चाहिए? मुझे। मैं कौन हूं? मिस्टर वाई। तो मेरे को तो थोड़ी मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। तो एटलीस्ट मुझे ये तो करना चाहिए कि एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या करना चाहिए? ड्रॉ करना चाहिए, और वो भेजना चाहिए किसके पास? एक्स, जो मेरा डेटर है, मेरा बायर है। उसको बोलना चाहिए कि भाई अगर माल लेना है मेरे से 1 लाख का, तो इस बिल पे क्या कर? सिग्नेचर कर, मतलब एक्सेप्ट कर अपना डेट, अक्नॉलेज कर अपना डेट। इसलिए इसको बोला गया है अक्नॉलेजमेंट ऑफ क्या? डेट। मान ले कि तू मुझे कितना रुपया देने का वचन देता है? 1 लाख। मुझे नहीं, मतलब बेरर को, जिसके भी हाथ में हो। मैं रखू 3 महीने तो मैं आऊंगा पैसे लेने, मैं किसी और को दे दूं तो वो आएगा, वो किसी और को दे दे तो वो आएगा, वो किसी मैं किसी बैंक को दे दूं तो वो आएगा, बैंक किसी और बैंक को दे दे तो दूसरी बैंक आएगी। पर जिसके भी हाथ में ये कागज रहेगा वो आएगा और तुमसे क्या मांगेगा? पैसे। तो इस पे क्या करो बेटा? तुम साइन करो। जैसे ही इस बिल को मिस्टर एक्स ने साइन कर दिया, उसी समय ये मिस्टर एक्स के लिए बन गया बिल पेएबल और मिस्टर वाई के लिए बन गया बिल रिसीवेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बराबर है। अब इसका फॉर्मेट भी है कि एग्जैक्टली इसमें क्या लिखेंगे, वो आने वाले पेज में अपन पढ़ेंगे। अब देखो, देखते हैं डेफिनेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। सेक्शन 5 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। हो सके तो सेक्शन को याद कर लो। कहां दी गई है इसकी डेफिनेशन? एक कानून में। जैसे आपने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी, कौन से एक्ट में पढ़ी? कंपनीज एक्ट में। पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ोगे कहां? पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसी तरह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, जो एक प्रॉमिसरी नोट हो सकता है, या एक चेक हो सकता है, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 5 में लिखी है। किसके? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, जो कहता है डिफाइंस बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये ओरल नहीं होता, ये एक दस्तावेज होता है जो कैसा होता है? राइटिंग में। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अब अगर एक बार वादा कर दिया कि 31 मार्च को क्या पे करूंगा? 1 लाख रुपया पे करूंगा, तो इसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन लागू नहीं है। अनकंडीशनली। बाद में मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं आज तो शनिवार है, आज तो रविवार है, आज तो मेरा नहीं जमता। ये कोई बातें लागू होगी नहीं। अरे तुमने तो बोला था कि पूरा 1 लाख का माल भेज दूंगा, पर मेरा तो 10,000 का माल खराब निकला, वो तो वापस करने का है। आपने बोला भी था। कोई नहीं, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं। एक बार बोल दिया सो बोल दिया। तो ये कैसी ऑर्डर है? अनकंडीशनल ऑर्डर। कौन दे रहा है? जिसने बिल एक्सेप्ट किया वो ऑर्डर दे रहा है। या जो बिल ड्रॉ कर रहा है वो ऑर्डर दे रहा है किसे? जिसको एक्सेप्ट करना है कि इस पे क्या मारो? सही मारो। अनकंडीशनल। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, साइन बाय द मेकर, directing a certain person to pay certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। इसको मैंने मेकर हूं, मैं ड्रॉवर हूं, मैंने मेक किया, इसको मैंने ड्रॉ किया, तो इस पे सबसे पहले साइन कौन मारेगा? मैं मानूंगा। उसके बाद उसको एक्सेप्ट करके कौन साइन मारेगा? मिस्टर एक्स मारेगा। तो पहली साइन आएगी वाई की, दूसरी साइन आएगी एक्स की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये डेफिनेशन है। अब ये लीगल टर्म में लिखी हुई डेफिनेशन है, इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग को पे ना भी जाओ तो भी चलेगा। अब इसके फीचर्स क्या है, क्या विशेषता है? आई होप कि आपको ये सिस्टम समझ में आ रहा है, जिसका नाम क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये फीचर्स है। इट शुड बी इन राइटिंग। पहली बात तो ये कैसा होना चाहिए? लिखित में होना चाहिए। दूसरा,
इट मस्ट बी स्टैम्प एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट। ये स्टैम्प पेपर पे ही होना चाहिए, ये किसी सादे आपके कॉपी के पेज पे लिखा हुआ चलेगा नहीं। इट मस्ट बी डेटेड, कौन से तारीख को ड्रॉ किया, कौन से तारीख को उसका पेमेंट मिलने वाला है, कितना रुपया मिलने वाला है, इसकी पूरी डेट इस पे क्या होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। हाँ, कभी तो भी दूंगा 1 लाख रुपया, ऐसा चलेगा क्या, नहीं। ये वादा कब किया और पैसा कौन सी तारीख को देने वाला हूं, ये दोनों चीजों की डेट वहां पे मेंशन होनी चाहिए। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी। ये एक ऑर्डर होता है जहां पे एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति अपने बैंक को ऑर्डर देता है कि भाई मेरे से पूछे बिना भी 31 मार्च को कोई व्यक्ति आपके पास एक कागज लेके आए तो उसको डायरेक्टली अनकंडीशनली क्या पे कर देना, मेरे अकाउंट से पैसा पे कर देना। बात समझ में आ रही है। और जो ड्रॉवर होता है वो भी ऑर्डर करता है किसको, अपने डेटर को, कि मैंने बिल ड्रॉ किया है, इस पे अपनी क्या करो, सिग्नेचर करो और मान्य करो कि मेरे पे कर्जा है। स्टैम्प पेपर पे लिख के दो कि मेरे पे क्या है, कर्जा है, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं इस कर्जे को चुकाऊंगा। द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, इसमें अब कोई टर्म्स एंड कंडीशनल डालने की नहीं है तो है, फिर कुछ भी हो जाए। फिर आपने 1 लाख रुपए का माल बेचा था, उसने 1 लाख रुपए का माल वापस भी कर दिया, भले उसको नहीं देना है, फिर भी ये ऑर्डर कैसी है, अनकंडीशनल है। वादा कर दिया तो अब 1 लाख रुपए देना है, मतलब देना है। दूसरा, द अमाउंट मस्ट बी पेएबल इधर टू अ सर्टन पर्सन। ये पैसा जो है वो 31 मार्च को, या जिसको हम ड्यू डेट बोलेंगे, और हिज ऑर्डर टू बियरर, या फिर जिसके भी हाथ में वो क्या होगा, दस्तावेज होगा ऑफ द बिल, उसको दिया जाएगा। इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर, ये इस पे मेकर की क्या होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए कि ये बिल किसने ड्रॉ किया है, मैंने। किस पे ड्रॉ किया है, एक्स पे, और अल्टीमेटली एक्स की साइन तो उस पे रहेगी, मतलब रहेगी, क्योंकि उसके बिना तो वो एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा ना। ऐसा तो मैं तुम लोगों पे 5 करोड़ का बिल ड्रॉ कर दूं और कल तुम्हारे सर पे डंडा लेके बैठ जाऊं कि तुम, मैंने तो बिल ड्रॉ कर दिया, दो मुझे 5 करोड़, तुम लोग पागल हो क्या सर, मैंने कहा साइन किया इसको। तो इस पे दोनों ही पार्टी की क्या होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए। सेक्शन 4 ऑफ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइन प्रॉमिसरी नोट एज, अब थोड़ा सा फर्क है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में और किसमें, प्रॉमिसरी नोट में। A promissory note is defined as an instrument in writing. Bill of exchange भी instrument in writing है, promissory note भी instrument in writing है। Not being a bank note or a currency note. Promissory note क्या नहीं है, बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं है। तो आपके जेब में जो 500 की और 2000 की नोट है, ये भी एक प्रॉमिसरी नोट है, पर ये बैंक नोट है, या इसको क्या बोला जाता है, करेंसी नोट बोला जाता है। पर प्रॉमिसरी नोट बैंक के द्वारा इशू की नहीं जाती है, देश के सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू की नहीं जाती है, या देश के गवर्नमेंट के द्वारा इशू की नहीं जाती है, ये कोई भी आम इंसान इशू कर सकता है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग signed by the maker to pay the certain sum of money only to the order of a certain person or to the bearer। अब इसमें कोई फर्क नहीं है, वैसे वर्ड टू वर्ड देखा जाए तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में और प्रॉमिसरी नोट में कोई विशेष फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि प्रॉमिसरी नोट एक बैंक नोट नहीं है, प्रॉमिसरी नोट एक बैंक नोट नहीं है। बाकी देखोगे आप तो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन मोर और लेस लगभग कैसी है बेटा, बिल्कुल सेम है, जिसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब पार्टीज क्या क्या होती है, अगर आप बिजनेस करते हो, क्रेडिट में बिजनेस करते हो, और आप साथ ही साथ अपने कैश के ट्रांजैक्शन के साथ चेक से भी ट्रांजैक्शन करते हो, डीडी से भी ट्रांजैक्शन करते हो, आप चाहो तो भविष्य में बिल्स ऑफ एक्सचेंज से भी क्या कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो। कौन पार्टीज होती है इसमें, एक होता है ड्रॉवर। अब ये ड्रॉवर कौन रहेगा, क्रेडिटर या सेलर। ड्रॉवर कौन रहेगा, या तो क्रेडिटर या तो सेलर। और क्रेडिटर और सेलर वर्ड यूज नहीं करेंगे हम, इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, ड्रॉवर। एक होता है ड्रॉवी, ये होता है डेटर या बायर। अब डेटर और बायर नहीं बोलते हुए हम उसको क्या वर्ड यूज करेंगे, ड्रॉवी। तो देखो क्या लिखा है,
ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड साइन ऑन इट। जो पहली बार वो बिल बनाता है और उस पर क्या करता है, साइन करता है। ही इज अ क्रेडिटर। ड्रॉवर कौन होता है आमतौर पे, क्रेडिटर। हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव। एंटाइटल का मतलब होता है जिसको अधिकार है रिसीव करने का। क्रेडिटर को तो आपको माल बेचा है उसने उधारी पे, तो उसको तो क्या है, अधिकार है। और अधिकार होने को इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करेंगे, एंटाइटल्ड। और अगर आपकी जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है, तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे आई एम लायबल टू पे। तो अगर मैं ये बोलूं कि आपने मेरे पास कोचिंग ज्वाइन की है, आई एम एंटाइटल्ड टू रिसीव द फीस, एम आई राइट और रॉन्ग, राइट। एंड यू आर लाइबल टू पे द फीस, एम आई राइट और रॉन्ग, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड साइन ऑन इट। ही इज अ क्रेडिटर हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी फ्रॉम डेटर। फॉर द ड्रॉवर द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज अ बिल रिसीवेबल सिंस ही हैज टू रिसीव द अमाउंट ऑफ द बिल। तो ड्रॉवर के लिए ये बन जाता है क्या, बिल रिसीवेबल। ड्रॉवी कौन होता है? ड्रॉई इज अ पर्सन ऑन हुम बिल इज ड्रॉन। तो आप अगर ड्रॉ कर रहे हो तो माना जाएगा कि आपने आपके डेटर पे बिल ड्रॉ किया है। किस पे बिल ड्रॉ किया है, आपके डेटर पे, जिससे आपको क्या लेने हैं, पैसे लेने हैं। ही हैज टू एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन ऑन हिम। अगर डेटर पे बिल ड्रॉ किया गया है, किसके द्वारा ड्रॉ किया गया है, क्रेडिटर के द्वारा, ड्रॉवर के द्वारा, तो डेटर को वो बिल क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ही इज अ डेटर हु हैज टू पे मनी टू द क्रेडिटर। फॉर द ड्रॉवी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज अ बिल्स पेएबल सिंस ही हैज टू पे द अमाउंट ऑफ अ बिल। अब इसमें ये दो पार्टी तो जेन्युइनली होती है, एक होता है ड्रॉवर और एक होता है क्या, ड्रॉवी। एक और व्यक्ति होता है इसमें, वो होता है पेई। पेई इज अ पर्सन टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड। पेई वो व्यक्ति होता है। एक होता है पेयर, एक क्या होता है, पेयर। पेयर वो व्यक्ति होता है जो पैसा पे करेगा, और पेई वो व्यक्ति होता है जिसको पैसा मिलेगा। अब मुझे बताइए, अगर मिस्टर वाई ने बिल ड्रॉ किया मिस्टर एक्स पे, और मिस्टर एक्स ने उस बिल को एक्सेप्ट किया, मेरी बातों को वर्ड टू वर्ड ध्यान से सुनो। मिस्टर वाई ने बिल ड्रॉ किया किस पे, मिस्टर एक्स पे, और मिस्टर एक्स ने उस बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया। इस केस में ड्रॉवर कौन है, वाई। ड्रॉवी कौन है, एक्स। अब मुझे बताइए पैसा देना किसको है, पैसा देगा कौन, एक्स। तो एक्स तो पेयर है जिसे पैसा देना ही है। वो पैसा मिलेगा किसको, जरूरी नहीं है वाई को मिलेगा। अगर वो बिल 3 महीने वाई के हाथ में है तो पैसा किसको मिलेगा, वाई को। अगर वाई ने जेड को दे दिया तो किसको मिलेगा, जेड को। वाई ने बैंक को दे दिया तो किसको मिलेगा, तो पेई कोई भी हो सकता है। तो पेई कोई भी हो सकता है। पेई इज अ पर्सन टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड, जिसको पैसा देगा एक्स। अब एक्स तो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, पैसा तो किसे पे करना है, एक्स को। और वो देगा किसको, ये डिपेंड करता है कि वो वाई के हाथ में है, जेड के हाथ में है, कि बैंक के हाथ। तो जिसको पैसा मिलेगा वो व्यक्ति कौन होगा यहां पर, पेई। तो हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज कितनी होती है, 3। कौन सी, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई। अगर ड्रॉवर ने वो बिल किसी को एंडोर्स किया ही नहीं है, ड्रॉ करने के बाद, ड्रॉवी ने एक्सेप्ट करने के बाद बिल ड्रॉवर के पास ही है, तो ड्रॉवर ही क्या रहेगा उसका, पेई रहेगा। पर अगर ड्रॉवर उस बिल को मिस्टर झेड को या बैंक को एंडोर्स करता है, तो ऐसे केस में पेई कौन रहेगा, झेड या बैंक। अगर झेड ने किसी मिस्टर के को दे दिया तो पेई कौन बन जाएगा, के ने उसके बैंक को दे दिया तो पेई कौन बनेगा, के की बैंक। और के की बैंक ने अगर पी की बैंक को दे दिया तो पेई कौन बनेगा, पी की बैंक। तो हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 3 पार्टीज आर देयर। प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टीज होती है? अब फर्क क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को निगोशिएट किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। प्रोमिसरी नोट भी लगभग 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 सब कुछ क्या रहता है,
सेम रहता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा। एक होता है मेकर और ड्रॉवर। ही इज अ पर्सन हु ड्रॉज द प्रोमिसरी नोट, ही इज द वन हु प्रोमिसेस टू पे द सर्टन अमाउंट। प्रोमिसरी नोट में उल्टा होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। प्रोमिसरी नोट खुद कौन ड्रॉ करता है? डेटर ही ड्रॉ करता है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉइंग करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्रेडिटर की। फिर उसको भेज के उसको एक्सेप्ट कौन करता है? डेटर। बात समझ में? प्रोमिसरी नोट खुद ही ड्रॉ कर लेता है कौन? डेटर। जिस व्यक्ति को क्या देना है? पैसे देना है, वो खुद ही बिल को क्या करता है? ड्रॉ। तो वो खुद ही मेकर है, खुद ही क्या है उसका? ड्रॉवर भी। और वो खुद ही लिखता है कि मैं धारक को 31 मार्च को 1 लाख रुपए देने का वचन देता हूं। खुद ही नीचे क्या करता है? उसकी साइन, और जिसको देना है अपने क्रेडिटर को दे देता है। He is the person who draws the promissory note. He is the one who promises to pay a certain amount as a specified in a promissory note. He is also called as a promiser. एक वर्ड और यूज हुआ है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। प्रॉमिसरी नोट में जो व्यक्ति खुद ही ड्रॉ करके प्रॉमिस करता है कि मैं पैसे देने का क्या करता हूं? वादा, उस व्यक्ति को ड्रॉवर के साथ साथ मेकर के साथ साथ क्या बोला जाता है? प्रॉमिसर भी बोला जाता है। तो अगर आपको भानगढ़ नहीं करनी, आपने माल बेचा किसी को उधारी पे, आपको बिल ड्रॉ करके उसके पास भेजने पे जान पे आ रहा है, तो आप उसको क्या बोलो? तू खुद ही क्या ड्रॉ कर दे? प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ कर दे। मतलब मैं ड्रॉ करूं, फिर तू उस पे क्या करे? सिग्नेचर करे। उससे अच्छा तू ही ड्रॉ कर दे, लिख दे उस पे खुद ही स्टैम्प पेपर पे कि मैं 31 मार्च को 1 लाख रुपए देने का क्या करता हूं? प्रॉमिस करता हूं, बेयरर को दूंगा, और मेरे पास भेज दे, काम खत्म। तो इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट या इस टाइप का मैकेनिज्म क्या कहलाता है? प्रॉमिसरी नोट कहलाता है। अब इसमें ड्रॉई और पेई क्या होता है? वो व्यक्ति जिसको उसके पैसे मिलने वाले। ही इज अ पर्सन इन हुज फेवर प्रॉमिसरी नोट इज ड्रॉन। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रॉमिसी। तो मुझे बताइए, मैंने और गंगा ने शादी की, मैंने गंगा को प्रॉमिस किया कि मैं 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा और पति होने की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। यहां पे प्रॉमिसर कौन है? मैं। प्रॉमिसी किसको प्रॉमिस किया? गंगा को। तो वो क्या बन गई? प्रॉमिसी। तो अगर कोई प्रॉमिसरी नोट को ड्रॉ करता है तो ही इज अ प्रॉमिसर, ड्रॉवर या मेकर जो वादा करता है पैसे देने का। और ड्रॉवी या पेई या प्रॉमिसी वो व्यक्ति होता है जिसको वादा किया गया है। बराबर है? या बेरर हो सकता है, या वो कौन हो सकता है? कोई व्यक्ति का नाम नहीं है तो बेरर। एडिशनल इंफॉर्मेशन, देयर आर वेराइटी ऑफ हुंडीज यूज इन अवर कंट्री लाइक शाहजोग हुंडी, दर्शनी हुंडी, मुद्दती हुंडी, नाम जोग हुंडी, धनी जोग हुंडी, जवाबी हुंडी, एक्सेट्रा। तो हमारे यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट या बिल पेएबल और बिल रिसीवेबल ऐसे शब्दों की जगह आम बैंकों में अगर आप जाओगे तो क्या वर्ड यूज होता है? हुंडी। आज भी अपने सिटी में बिजनेसमैन इसका उपयोग कम करता है, वो चेक और ड्राफ्ट का ही उपयोग ज्यादा करता है। किसका उपयोग ज्यादा करता है? चेक और ड्राफ्ट का। पर अगर बैंक को पैसों की जरूरत है, एक बैंक किसी दूसरे बैंक को क्या दे रहा है? पैसे दे रहा है। या एक बैंक किसी दूसरे बैंक से क्या ले रहा है? पैसे। तो बैंक लोग आपस में एक दूसरे को हुंडी देते हैं। अब ये हुंडी शाहजोग हुंडी हो सकती है, दर्शनी हुंडी हो सकती है। अब दर्शनी मतलब क्या? जब आंखों के सामने वो कागज आ जाए तब उसका क्या कर दो? पेमेंट कर दो। मुद्दती हुंडी मतलब उसकी एक फिक्स क्या रहेगी? मुद्दत, उस तारीख को ड्रॉवी ने क्या करना है? उसका पेमेंट करना है। नाम जोग हुंडी मतलब जिसका नाम उस प्रोमिसरी नोट पे या बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे लिखा गया है उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा? पेमेंट किया जाएगा। धनी जोग मुंडी, पैसा वो व्यक्ति दे देगा जिसके पास पैसा क्या है? अवेलेबल है। फिर वो उससे लेगा जिसने क्या किया है? प्रॉमिस किया। और होता है जवाबी हुंडी। अब अगर आपने जवाबी हुंडी मतलब क्या होता है? कि मैंने किसी से पैसे लेने थे और मैंने किसी को पैसे देने भी थे, तो जिससे लेने थे उससे लिया हुआ प्रॉमिसरी नोट उसको दे दिया जिसको मुझे पैसे देने थे।
तो जवाब में मैंने क्या दिया, हुंडी दी। हुंडी मतलब क्या, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये वर्ड अपने यहां पे यूज होते हैं। अपने यहां पे मतलब महाराष्ट्र में अलग वर्ड यूज होते हैं, कर्नाटक में अलग वर्ड यूज होते हैं, गुजरात में अलग वर्ड यूज होते हैं, एमपी में राजस्थान में अलग वर्ड यूज होते हैं, आसाम में और तमिलनाडु में अलग वर्ड यूज होते हैं। इसका अपना एक ट्रेडिशनल पैटर्न है, उस हिसाब से वो लोग अलग अलग प्रकार के नाम का इस्तेमाल करते हैं। पर आपको इन नाम पे कोई ज्यादा विशेष ध्यान देना नहीं है, ये बस एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इस पे कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाए। आपको वर्ड दो ही यूज करने हैं। अगर मैं खुद ही ड्रॉ करके खुद ही प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं पैसे देने का वादा करता हूं, तो वो क्या बन गई मेरे लिए, प्रॉमिसरी नोट। और मैं हूं प्रॉमिसर, जिसे मैंने नाम लिखा है वो बन गया प्रॉमिसी। अगर एज अ सेलर, एज अ क्रेडिटर मैंने ड्रॉ किया और एक्सेप्ट किया किसने, डेटर ने, बायर ने या ड्रॉवी ने, तो वो बन गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। अब होते हैं कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसको अपन देखेंगे कल के लेक्चर। ठीक है यहां तक, चलो फिर सी यू टुमारो।